आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सरदार सरोवर परियोजना की, जो कि भारत की मुख्य बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक परियोजना है। सरदार सरोवर परियोजना, जैसा कि आप नाम से ही जानते ही होंगे कि ये परियोजना सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित की गई है। तो आइए जानते हैं सरदार सरोवर परियोजना के बारे में। सरदार सरोवर परियोजना, जैसा कि इसका नाम इतने महान शख्सियत के ऊपर रखा गया है, लेकिन इस परियोजना के निर्माण में बहुत अधिक विवाद भी रहे और बहुत अधिक समय भी लगा। बच्चों, इस परियोजना के बारे में मैं आपको जो जानकारी देने जा रही हूँ, मेरी तरफ से उसमें अगर कोई कमी रह जाए तो आप इसे अन्यथा न लेना। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको इस वीडियो के माध्यम से अधिक जानकारी दी जाए। फिर भी कोई जानकारी रह जाए तो मैं इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं सरदार सरोवर परियोजना के बारे में। यह परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई है। नर्मदा नदी, जो कि भारत की विशाल नदी है, लेकिन यह अपनी लंबाई के मामले में 5वें नंबर पर है और इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी हमारी गंगा है। तो बच्चों, इस नदी के ऊपर जो बांध बनाए गए हैं वो कोई एक बांध नहीं, बल्कि लगभग 30 बांधों का निर्माण किया जाना निश्चित किया गया है और उन्हीं में से एक मुख्य बांध है सरदार सरोवर परियोजना। इस परियोजना का जो शिलान्यास किया गया था वो 5 अप्रैल को किया गया और 5 अप्रैल 1961 को इसका शिलान्यास पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया, जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन क्या आप जानते हैं इस परियोजना का उद्घाटन किसने किया होगा? तो वो उद्घाटन किया था हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर 2017 को इस परियोजना का उद्घाटन किया और इसे राष्ट्र को समर्पित किया। आप सोच रहे होंगे कि शिलान्यास 1961 में और उद्घाटन 2017 में, आखिर इतना लंबा समय इस परियोजना में क्यों लगा? तो इन सारी बातों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। बच्चों, सरदार सरोवर परियोजना के कुछ मुख्य तथ्य एक नज़र में हम यहाँ जानेंगे। इस बांध की जो ऊंचाई है वो है 138.68 मीटर, जो नींव सहित 163 मीटर है और जो इसकी लंबाई है वो है 1210 मीटर। इस बांध के लगभग क्या, वास्तविक रूप से ही 30 दरवाजे हैं और हर दरवाजे का जो वजन है ना वो है 450 टन। आप सोचिए, एक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं, तो 450 टन में कितना किलोग्राम हुए? बताना आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में। तो इसी में हम देखते हैं कि यह बांध, जो कि अपनी गुरुत्वीय क्षमता के कारण विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, और ऐसे में इससे पहले जो नंबर आता है वो किस बांध का आता होगा? क्या आप में से कोई कमेंट बॉक्स में बताना चाहेगा? तो बच्चों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस क्षेत्र में जो पहला बांध है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका का ग्रैंड कुली बांध। इस बांध की जो जल निकास क्षमता है, यानी पानी छोड़ने की जो क्षमता है, वो है 85,000 क्यूमेक्स, जो इसे विश्व में इस श्रेणी के अंतर्गत तीसरा स्थान दिलाता है। तो ऐसे में जो पहले 2 स्थान हैं वो किन के होंगे? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो हम यहाँ आपको बता दें कि जो पहले स्थान पर बांध है इस कैटेगरी के अंतर्गत वो है चीन का गजीनवा बांध, जो कि 1.13 लाख क्यूमेक्स पानी छोड़ता है। इसके अलावा जो दूसरा बांध है या दूसरे स्थान पर जो बांध आता है वो है दक्षिणी अमेरिका का देश ब्राज़ील का
टुकुटी बांध, जो कि लगभग इसे टुकुटी भी बोलते हैं और कहीं टुकुरी भी बोला जाता है। ये 1 लाख क्यूमेक्स जल का निकास करता है। तो ऐसे में तीसरे नंबर पर आता है हमारा सरदार सरोवर परियोजना बांध। तो इस तरह से इस बांध के अंतर्गत और भी वही कई चीज़ें हैं। तो वो और कई चीज़ें जो हैं उनमें से है आपकी नर्मदा नहर, जिसकी लंबाई है 532 किलोमीटर और इस लंबाई के कारण यह विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई वाली नहर का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। अब इस नहर को सिर्फ क्या सिंचाई के लिए ही काम में लिया गया है? नहीं बच्चों, इस नहर को कई उद्देश्य पूरे किए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस नहर के ऊपर गुजरात सरकार ने सोलर पैनल लगाए हैं, जिससे वो सौर ऊर्जा का उत्पादन भी कर रहे हैं। तो इस तरह से ये एक नहीं कई उद्देश्यों को पूरा करने वाली नहर भी बन चुकी है। सरदार सरोवर परियोजना, इस परियोजना में क्या सिर्फ गुजरात का ही हिस्सा है? नहीं, गुजरात के अलावा इसमें 3 अन्य राज्य और शामिल हैं, जिसमें से एक हमारा राजस्थान भी है। तो बाकी के जो 2 राज्य हैं वो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इन राज्यों की जो ये संयुक्त परियोजना है, तो इनमें विद्युत का वितरण और जल का वितरण भी क्या बराबर है? नहीं बच्चों, इन वितरण प्रक्रिया में भी अंतर है। तो इसमें हम जानेंगे कि जो गुजरात राज्य है इसे बिजली का 16% दिया जाता है और महाराष्ट्र को 27%, और सबसे अधिक बिजली की जो सप्लाई की जाती है वो की जाती है मध्य प्रदेश को, जो है लगभग 57%। फिर हमारे राजस्थान को भी क्या बिजली की सप्लाई की जाती है? नहीं बच्चों, हमारे राजस्थान को सिर्फ सिंचाई और पीने के लिए ही पानी मिलेगा, और वो भी सिर्फ पीने के लिए। बिजली के लिए हमारी इसमें कोई भागीदारी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी इसमें अहम भूमिका है। इस परियोजना में कहने को तो 30 बांध बनाने का उद्देश्य या जो भी आप कहें कि निर्मित करने की प्लानिंग की गई थी, लेकिन इसके जो मुख्य बांध हैं वो आते हैं महेश्वर बांध, मान बांध, बारगी बांध, गोई बांध और जोबाट बांध। अब इन बांधों के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी मैं यहाँ देना चाहूँगी। इसमें से जो महेश्वर बांध है वो इस परियोजना का दूसरा मुख्य बांध है और ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। नंबर 2 पे है मान बांध। ये बांध मान नदी पर बनाया गया है, जो कि नर्मदा नदी की सहायक नदी है और ये बांध भी मध्य प्रदेश में स्थित है। नंबर 3 पे आता है बारगी बांध। इसे बरगी बांध भी कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है और ये बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। नंबर 4 पे आता है गोई बांध। ये भी आपके नर्मदा नदी के ही बनाया गया है और ये भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। इसके बाद आता है जोबाट बांध। इसे जोबट बांध भी कहा जाता है और ये बांध नर्मदा की सहायक नदी हटनी नदी, कहीं कहीं इसे बच्चों हथनी नदी भी कहा जाता है, इस पर ये बांध बनाया गया है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। वर्तमान में इस बांध को शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रशेखर आजाद के बारे में आप जानते ही होंगे, हमारे देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और अपने अंतिम समय तक अंग्रेजों के हाथ ये नहीं आए थे। इन्हीं को ये बांध समर्पित किया गया है। फिर बच्चों आगे हम चलते हैं, इस बांध के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करते हैं। तो इस बांध का जो जलाशय क्षेत्र है वो है लगभग 37,000 हेक्टेयर क्षेत्र और अपनी विशालता के कारण ये विशेष रूप से जाना जाता है। इस बांध में जो कंक्रीट लगी है वो लगी है लगभग 86.2 लाख क्यूबिक मीटर। इसके लिए ये भी कहा जाता है कि इतने कंक्रीट से तो हम चंद्रमा तक सड़क बना सकते थे। सोचिए, पृथ्वी से चंद्रमा तक सड़क,
तो इसमें कितना अधिक कंक्रीट लगा होगा। इस बांध के निर्माण में जो पैसे खर्च हुए, यानी जो राशि खर्च हुई, वो है 65,000 करोड़ रुपए। कोई छोटी राशि है? नहीं, बहुत बड़ी राशि है, लेकिन इतना खर्च शायद होता ही होगा। फिर आगे हम देखते हैं कि इस बांध पर जो बनाए गए हैं बांध, उनमें 30 बांध तो हैं ही, लेकिन उसमें भी जो मुख्य बांध है वो आपके सरदार सरोवर बांध और महेश्वर बांध। लेकिन इन बांधों के निर्माण क्या आसानी से हुआ? नहीं बच्चों, इनके बांध में या इन बांधों के निर्माण में कई बार विरोध हुआ, लेकिन सरकार ने इन सभी विरोधों का सामना करते हुए इस परियोजना को पूर्ण किया और इसी कारण इस परियोजना के निर्माण में 56 वर्ष लगे और आगे चलकर जो 56 इंच का सीना रखते थे, उन्होंने ही इस परियोजना का उद्घाटन भी किया। इस परियोजना से जुड़े हुए जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनमें आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि यह परियोजना हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री का सपना रही थी, जो चाहते थे कि गुजरात राज्य के किसान अकाल का सामना अगर करते भी हैं तो उन्हें पानी की समस्या का सामना न करना पड़े और वो अपने खेतों के लिए सिंचाई के लिए जल प्राप्त कर सके। तो ऐसे में उन्होंने इस योजना का सपना आज़ादी से पहले ही देख लिया था, जो उन्होंने 1945 में देखा, लेकिन वो अपने जीते जी इस सपने को पूरा नहीं कर पाए। ऐसे में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस सपने को पूरा करने का प्रयास किया। तो ऐसे में 1959 में इस परियोजना के लिए औपचारिक प्रस्ताव रखा गया और उसके बाद 5 अप्रैल 1961 को इस बांध की नींव रखी गई। लेकिन उद्घाटन, जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री के द्वारा तो नहीं किया गया, बल्कि वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। अब जो ये परियोजना है, इसके बारे में हम जान ही चुके हैं कि ये सिर्फ गुजरात की परियोजना नहीं है, बल्कि 3 अन्य राज्यों की भी संयुक्त परियोजना है। ऐसे में जब कोई चीज़ अधिक लोगों में वितरित होती है तो क्या सब में बराबर होगी? और सब में बराबर अगर नहीं होती है तो क्या सब उस निर्णय से खुश होंगे? नहीं, ऐसा ही कुछ यहाँ भी हुआ। पहले तो इन चारों राज्यों में, विशेष रूप से 3 राज्यों में, और ये 3 राज्य थे गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इन तीनों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और जब इनके विवादों का निपटारा हुआ तो हमारे पर्यावरणवेत्ताओं ने इस परियोजना का विरोध किया। कारण उनके भी सही रहे थे, लेकिन समस्याओं का हल तो होता ही है। क्या हम समस्याओं को लिए ही बैठे रहें? नहीं। तो ऐसे में इन समस्याओं के हल को भी ढूंढा गया और इस परियोजना को भी पूरा किया गया। इस परियोजना से जुड़ी हुई जो तथ्यात्मक जानकारी है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जिसमें सबसे पहले आती है नवंबर 1963 में। नवंबर 1963 में जो इसके अंतर्गत रहा वो ये था कि गुजरात मध्य प्रदेश के बीच समझौता हुआ और इस समझौते के पीछे विवाद जो था, यानी समझौता हुआ, पर समझौता किस चीज़ पर हुआ? वो यही था कि ये राज्य चाहते थे कि इन्हें सबको इसमें अधिक से अधिक लाभ मिले, लेकिन किसी न किसी तरह से इनके बीच में समझौता करा के इसको आगे बढ़ाया गया। फिर उसी में हम देखते हैं कि 1969 में नर्मदा जल ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई और जिसे हम हिंदी में पंचाट भी कहेंगे। इसमें नर्मदा जल विवाद को सुलझाने का प्रयास किया गया। इसी में आगे हम देखते हैं 12 जुलाई 1974 यानी 12 जुलाई 1974 को गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच समझौता हुआ और इस समझौते के अंतर्गत यही रहा कि जो बांध है वो किस तरह से कहाँ बनाया जाएगा। तो ये निर्णय लिया गया कि ये बांध गुजरात में बनाया जाएगा, लेकिन इसका फ़ायदा इन तीनों राज्यों को दिया जाएगा। फिर आगे
12 सितंबर 1979 12 सितंबर 1979 को इस पंचायत या ट्रिब्यूनल का अंतिम निर्णय आया और उसके बाद अप्रैल 1987 में बांध के निर्माण की शुरुआत कर दी गई। आप सोचिए कहाँ इसकी जो शिलान्यास किया गया था वो 1961 में किया गया और इसके जो निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई वो 1987 में की गई। तो इस तरह से बहुत अधिक लंबी प्रक्रिया का इसे सामना करना पड़ा, लेकिन अभी भी इसमें जो इसकी ऊंचाई थी क्या वो निर्धारित कर ली गई थी? नहीं, समय समय पर इसकी ऊंचाई बढ़ाई गई। जैसे कि 1999 में बांध की ऊंचाई 85 मीटर निर्धारित की गई, लेकिन आगे चलकर 2001 में बांध की ऊंचाई 90 मीटर निर्धारित कर दी गई और 8 मार्च 2006 को एनसीए ने बांध की ऊंचाई 121.92 मीटर तय कर दी। एनसीए यानी नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी, ये बोर्ड इसलिए बनाया गया ताकि विभिन्न राज्यों के बीच में जो विवाद है उन विवादों को ये बोर्ड सुलझा सके, जिसे हम हिंदी में कहेंगे, बताएगा कोई? हिंदी में इसे हम किस नाम से जानेंगे? नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के नाम से, जिसे अंग्रेजी में आप बोलेंगे नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी। तो इस तरह से 2014 में एनसीए ने बांध की ऊंचाई 138.68 मीटर निर्धारित कर दी, जो इसकी फाइनल ऊंचाई निर्धारित मानी गई। अब बात आती है हमारे राजस्थान की। राजस्थान को इस परियोजना से क्या लाभ हुआ? आप बच्चों जानते ही हैं, हमारा पश्चिमी राजस्थान अक्सर क्या हमेशा ही सूखाग्रस्त रहता है, लेकिन विशेष रूप से जालोर जिले के लिए यह नहर और यह परियोजना महत्वपूर्ण रही। इस बांध से जालोर जिले के सीलू ग्राम को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हुआ और ये प्रक्रिया हुई मार्च 2008 में। अब बच्चों हमने जाना कि किस तरह से इस बांध के निर्माण में हमारे न्यायपालिका की भी भूमिका रही, सरकारों की भी भूमिका रही। अब और कौन बचा? अब बचे हमारे पर्यावरण की रक्षा करने वाले नेतागण। इन लोगों ने इस बांध का विरोध किया, जिसमें से मुख्य आते हैं मेधा पाटेकर, डॉक्टर खोसला और बाबा आमटे। इनका विरोध सिर्फ राजनीतिक सुर्खियां पाने के लिए नहीं था, इनका विरोध भी देखा जाए तो सही था, क्योंकि ये चाहते थे, क्योंकि बच्चों आप जानते ही हो जब बांध का निर्माण होता है तो बहुत सारे लोगों को उस क्षेत्र विशेष से हटाया जाता है। क्या सिर्फ लोगों को? नहीं, उनकी खेती की भूमि जाती है, उनके व्यवसाय वाले क्षेत्र जाते हैं, जंगल जाते हैं, उनकी कृषि भूमि जाती है, उनके पशुओं को पलायन करना पड़ता है। कोई एक समस्या नहीं होती। जिस क्षेत्र में बांध का निर्माण होता है वहाँ के लोगों को वहाँ से विस्थापित होना पड़ता है और एक नई जगह जाकर बसना पड़ता है। फायदा तो सभी उठाते हैं, लेकिन नुकसान जिन्हें होता है वो जिनके साथ ये बीतता है वही लोग अच्छे से जानते हैं। उन्हीं लोगों की आवाज़ इन नेताओं के द्वारा उठाई गई, जो विशेष रूप से पर्यावरण के संरक्षण के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने मांग की कि आप बांध की ऊंचाई तो बढ़ाते जा रहे हो, क्योंकि जब आप ऊंचाई बढ़ाते हो तो और अधिक क्षेत्रों को खाली करना पड़ता है। तो जो आपने पहले लोगों को विस्थापित किया है, पहले उनको तो बसाओ। आप और एक नई प्रक्रिया शुरू कर रहे हो, इसलिए इस परियोजना के निर्माण में इतना अधिक समय लगा। और इनकी जो ये मांग थी वो मांग भी वाजिब थी। इसलिए कहीं भी किसी भी चीज़ का निर्माण किया जाता है तो सरकार को भी यह सोचना चाहिए कि किसी को भी उन परियोजनाओं से नुकसान ना हो। नुकसान होता है, माना हमने, लेकिन उसका मुआवजा उन्हें दिया जाए और वो भी बिना किसी भ्रष्टाचार के। सही समय पर लोगों की तकलीफ दूर की जाती है तो सरकार भी अपना स्थान और अधिक ऊंचा उठा सकती है। और इसमें किसी एक व्यक्ति विशेष की भूमिका नहीं होती है, सारे सिस्टम की भूमिका होती है। तो आज भी हमारे देश में इस सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है या नहीं? बोलो बच्चों, है या नहीं इस सिस्टम में सुधार की आवश्यकता? आपकी इस बारे में क्या राय है?
मैं चाहूँगी कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस परियोजना ने अपने निर्माण में बहुत अधिक लंबा समय लिया, लेकिन फिर भी संघर्ष करने के बाद इस परियोजना का निर्माण लगभग 56 वर्ष में पूरा हुआ और यह परियोजना आज वर्तमान में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के विकास में योगदान दे रही है। तो इस तरह से हमने जाना कि ये परियोजना हमारे देश के 4 बड़े राज्यों को लाभान्वित कर रही है। इसके अलावा आप जानते ही होंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल मूर्ति का निर्माण भी इस परियोजना के निकट ही किया गया है। तो इस तरह से हमने इस परियोजना के माध्यम से हमारे देश की बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक परियोजना को जाना और ये भी जाना कि ये परियोजना एक से अधिक उद्देश्यों को पूरा कर रही है, जैसे कि विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल और पर्यटन स्थल के रूप में भी ये महत्वपूर्ण है और इसके अधिकांश बांध मध्य प्रदेश राज्य में बनाए गए हैं। और इस परियोजना की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इस परियोजना का नाम हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री के नाम पर रखा गया और इसी परियोजना की एक सहायक परियोजना जो कि हमारे देश के क्रांतिकारी महान चंद्रशेखर आजाद के नाम पर भी रखी गई है। जिस परियोजना का नाम बताएंगे आप? उस परियोजना का नाम है, बोलो बच्चों, उसका नाम है जोबाट बांध, जिसे हमारे क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के नाम पर रखा गया है, जो कि हमारे लिए और उनके लिए सभी के लिए सम्मानीय बात है।